Hello students, this is Zipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का वन शॉट। इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर किए हैं जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें डिसोल्यूशन होता था पार्टनरशिप का और नई पार्टनरशिप कंस्ट्रक्ट होती थी। अब क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, मींस अब यहाँ पे बिजनेस का वाइंड अप हो रहा है। अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे पार्टनरशिप, अब कोई भी पार्टनरशिप डीड रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है पार्टनर म्यूचुअल कंसर्न से भी कर सकते हैं, या अगर सपोज करो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या बिजनेस अनलॉफुल है, इन दैट केस जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जब बिजनेस बंद हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो फर्म अब नहीं है तो क्या चेंजेस आएंगे। अब पार्टनर्स क्या करेंगे, जितनी भी उनके पास एसेट्स हैं उनको सेल ऑफ कर देंगे और उससे जो भी अमाउंट आएगा उससे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। अगर फिर भी रिमेनिंग अमाउंट है तो उससे पार्टनर्स की लोन को पे करेंगे। फिर भी अगर अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन सपोज करो अमाउंट जो है एसेट से आते हैं 10 लाख और लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है 12 लाख की, तो जो 2 लाख है वो पार्टनर्स अपने घर से लेके आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो कोई भी P&L अकाउंट नहीं होगा, कोई भी बैलेंस शीट नहीं होगी। इन दैट केस पार्टनर क्या करेंगे, पार्टनर्स बनाएंगे एक नया अकाउंट जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, जितनी भी पार्टनर्स के पास एसेट्स हैं, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट से, और फिर जितनी भी एसेट है उनको बेचा जाता है, उनका जो अमाउंट आता है वो भी ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, और उस अमाउंट से जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ किया जाएगा। ये सारी वर्किंग हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके अलावा हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, या लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया उसके अकाउंट बनेगा, और कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। टोटल इसके अंदर ये 5 अकाउंट बन सकते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पूरी बैलेंस शीट को खाली करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब फर्म के पास कुछ भी नहीं रहेगा, कोई फर्दर बैलेंस शीट नहीं होगी, कोई P&L अकाउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स हैं सबसे पहले हम उनको इन 5 अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जितनी भी एसेट्स हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएंगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है या लोन लिया है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैश और बैंक को कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से पूरी की पूरी बैलेंस शीट को सबसे पहले हम एम्प्टी करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर 7 आइटम्स गिवन है, एसेट में 3, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, WCR, IFR और P&L का क्रेडिट बैलेंस। हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करते थे, हम इन 7 आइटम्स को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस चैप्टर में जो गुडविल है और जो IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर करेंगे क्योंकि गुडविल को भी सेल किया जा सकता है। तो अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल जिन्हें हम सेल कर सकते हैं, उन्हें भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब जो बुक्स की गुडविल है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब एसेट्स को और लायबिलिटीज को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उनकी क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे। देखो बच्चे, एसेट्स जो होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, उनका नेचर डेबिट होता है। जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो वो बुक से राइट ऑफ हो जाएंगे, उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। इसी तरह से जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, जब हम इन्हें राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे, हम लिख देंगे सन्ड्री लायबिलिटीज
टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लिखेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज को नहीं लिखते, ट्रांसफर नहीं करते। इंटरनल लायबिलिटीज जो होती है टुवर्ड्स पार्टनर होती हैं, वो जाएंगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर के लोन अकाउंट में। चलिए बेटे, अब हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। हाँ जी बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है। अब अगर हम इसके अंदर सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसेट्स हम यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। जितनी भी एसेट्स आपकी गिवन है, जैसे कि मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, वो सारी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जैसे कोई बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, उन्हें हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बन रही है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, या अगर हम लिखे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे सपोज करो डेटर्स, अगर बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स गिवन है, डेटर्स है सपोज करो 1 लाख के, ठीक है, और इसके ऊपर प्रोविजन दिया हुआ है 20,000 का, तो डेटर्स बुक्स में कितने शो हो रहे हैं, 80,000 के। लेकिन अब जब डेटर को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो फुल अमाउंट से करेंगे, 1 लाख से करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेटर्स कितना, 1 लाख से, और प्रोविजन को इधर शो करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 20,000 से, ठीक है। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सपोज 80,000 के हैं तो हम यहाँ शो करेंगे। अगर गुडविल गिवन है, टू गुडविल, गुडविल को अब ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल की वैल्यू को, ठीक है। यानी आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर डेटर्स गिवन है, डेटर्स को डेबिट साइड शो करेंगे, प्रोविजन को क्रेडिट साइड शो करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास मशीनरी गिवन है, ठीक है, बुक्स में मशीनरी है सपोज करो 2 लाख की, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 30,000 का, तो 1,70,000 मशीनरी की वैल्यू शो हो रही है आपकी बैलेंस शीट में। लेकिन मशीनरी यहाँ फुल वैल्यू से शो करेंगे, टू मशीनरी कितनी की शो होगी, यहाँ पे 2 लाख की, और जो डेप्रिसिएशन है वो हम शो करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 क्रेडिट साइड में। और उसके बाद जब आप ट्रांसफर कर देंगे, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या आईएफआर है या डेप्रिसिएशन है, इसका कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, जस्ट बुक्स में आपको ट्रांसफर कर देना है। जब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे, फिर एसेट्स को बेचेंगे और उससे जो अमाउंट आएगा उससे लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। जब एसेट बेचते हैं तो अब एंट्री क्या बनेगी, देखिए एसेट्स तो बुक में है नहीं, एसेट डेबिट था, आपने यहाँ पे एसेट को क्रेडिट कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू गुडविल टू मशीनरी, तो ये तो बुक्स में नहीं है। जब एसेट बेचेंगे तो अब एंट्री क्या होगी, अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज करो यहाँ पे मशीनरी बेची है, ठीक है, मशीनरी बुक्स में कितनी है 2 लाख की, और हमने सेल ऑफ करी है 80,000 की, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू मशीनरी नहीं करेंगे क्योंकि अब मशीनरी बुक्स में है ही नहीं, मशीनरी तो राइट ऑफ हो चुकी है, तो एंट्री 80,000 से कर देंगे। अब इसके ऊपर होने वाला गेन या इसके ऊपर होने वाला लॉस आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट ये एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जब हम इसके क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वो अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बाय बैंक, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे, एंट्री क्या बनेगी, बाय बैंक। आप किस चीज को, अब यहाँ पे किस चीज की वैल्यू आई है, ये आई है आपकी मशीनरी की, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी। ये एंट्री मशीनरी से नहीं हो रही है, ये सिर्फ हम डिटेल शो कर रहे हैं कि मशीनरी से आए हैं 80,000 रुपीज, ठीक है। एंट्री क्या बनी, बैंक टू रियलाइजेशन। इसी तरह से सपोज करो कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 50,000 के, ठीक है, और हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, अब आप ये नहीं करेंगे क्रेडिटर्स टू बैंक, हम एंट्री करेंगे
रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। अब क्रेडिटर्स को जो पे कर रहे हैं 50,000, ठीक है, तो टू बैंक कर रहे हैं, बैंक से चाह रहे हैं, डेबिट किसे कर रहे हैं, रियलाइजेशन को, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। किस लिए दिए हैं, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना पे किया आपने, 50,000, ठीक है। यानी जब भी पैसे आएंगे हम लिखेंगे बाय बैंक, जब भी पैसे आएंगे इस चैप्टर में आपने लिखना है बाय बैंक, जब भी पैसे जाएंगे रियलाइजेशन में लिखना है आपको टू बैंक। अगर किसी भी एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट बिकी है या नहीं बिकी है, तो हमने उसको बेच देना है किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि मशीनरी बिकी है 2 लाख की, तो हमने उस अमाउंट से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि मशीनरी को बेचा गया है या नहीं बेचा गया, या किसी भी एसेट को बेचा गया है या नहीं बेचा गया, हमने उसे बेच देना है और उसकी जो रियलाइजेशन वैल्यू है उसको हमने शो करना है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे अगर यहाँ पे डेटर्स के बारे में साइलेंट है तो हमने लिख देना है बाय बैंक डेटर्स, किस वैल्यू से, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, ठीक है। अगर और कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, जैसे यहाँ पे सपोज करो लोन है, लोन में है 30,000 का लोन है और इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि लोन पे किया है या नहीं पे किया है, हमने 30,000 का लोन पे कर देना है। हम लिखेंगे टू बैंक लोन 30,000, ठीक है। तो जितनी भी अगर टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है उन्हें हमने सेल कर देना है और उसकी एंट्री कर देनी है बाय बैंक। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है उसे पे कर देना है और एंट्री करनी है टू बैंक, कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि अब P&L अकाउंट फर्म के पास नहीं है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर सपोज करो किसी इनटेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे यहाँ पे गुडविल है कि गुडविल से पैसे आए या नहीं, गुडविल सेल की या नहीं, तो इनटेंजिबल एसेट के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम इसे अपनी मर्जी से सेल नहीं करेंगे बुक वैल्यू पे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोल देता है, जैसे सपोज करो क्रेडिटर्स ने 50,000 के क्रेडिटर्स से क्रेडिटर्स को कोई एसेट दे दी है फॉर फुल सेटलमेंट, अगर क्रेडिटर्स को उनकी फुल सेटलमेंट के लिए कोई एसेट दे दी जाती है, जैसे सपोज करो क्रेडिटर्स हैं 50,000 के और इनको कोई लैंड दे दी है फॉर फुल सेटलमेंट, इन दैट केस बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ से लैंड जा रही है और दूसरी तरफ से क्रेडिटर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे बुक में कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन से इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म as at 31st March 2023 was, यहाँ पे आपको एसेट साइड गिवन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, लोन टू वाई। लोन टू वाई मीन्स फर्म ने वाई को लोन दिया है, इसलिए ये फर्म के लिए एसेट है, एंड कैश एट बैंक। लाइबिलिटी साइड गिवन है एक्स, वाई और जेड की कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1st April 2023. X took the investment of a value of rupees 1,90,000. ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसने टुक ओवर करी है, पार्टनर ने, X ने की है, तो यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 9 लाख की, फर्नीचर नील, यानी फर्नीचर से हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है, सन्डी डेटर्स 90,000 एंड स्टॉक 1,40,000। क्रेडिटर्स वर पेड एज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स को हमने 5% डिस्काउंट पे करना है, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस है 20,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है प्रॉपर्टी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, बैंक एंड लोन टू वाई। यहाँ लोन टू वाई एसेट में है, यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इसलिए ही ये फर्म के लिए एसेट है। एक्स वाई जेड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कैपिटल का, क्रेडिटर्स एंड P&L का क्रेडिट बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को एम्प्टी करेंगे, तो जितनी भी एसेट है
हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट में, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन्हें हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब एसेट्स है हमारे पास, जैसे प्रॉपर्टी है 7,60,000 की, हम लिखेंगे प्रॉपर्टी 7,60,000। फर्नीचर, यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर कितना है 40,000 का, यहाँ हम लिख देंगे 40,000। देन टू इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप इनकी सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता, क्वेश्चन में जनरल बनाना आता है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। जितनी भी एसेट्स हैं हम सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2 लाख की। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख। अगर प्रोविजन होता कंप्लीट वैल्यू डेटर की इधर लिखते और प्रोविजन को हम लिखते लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे है स्टॉक। स्टॉक कितने का है 1,50,000 का। बैंक को हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में, ठीक है। बैंक जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। लोन टू वाई, लोन टू वाई जो है ये कहाँ जाएगा, वाई के लोन अकाउंट में जाएगा। अगर कोई इंटरनल लायबिलिटी है या एसेट है तो हम उसे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। इसे हम कहाँ लिखेंगे, हम इसे लोन टू वाई अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये कौन सी साइड गिवन है, एसेट साइड। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। लोन टू वाई में टू बैलेंस बीडी 1 लाख। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है XYZ की, ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख 3 लाख, तो X को मिल जाएंगे 5 लाख, Y को भी मिलेंगे 5 लाख और Z के 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने हैं हमारे पास 2 लाख के। उसके बाद है P&L का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, लायबिलिटी साइड गिवन है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानेंगे हम, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय P&L, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली 50,000 के, ठीक है। वही 7 आइटम्स है जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसमें से 2 यहाँ नहीं करनी, गुडविल और IFR। बाकी 5 आइटम्स को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है X took the investment for ₹1,90,000। अब जो इन्वेस्टमेंट है बाहर सेल नहीं की, X ने ले ली है। अगर हम बाहर सेल करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज हो चुका है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। अब इन्वेस्टमेंट बुक्स के अंदर नहीं है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अब क्योंकि पार्टनर टुक ओवर कर रहा है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देता है, जैसे अगर क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते, फर्म पे ऑफ करती, तो क्या एंट्री करती, रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक नहीं, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर पार्टनर बोलता है कि मैं क्रेडिटर को पे ऑफ कर दूंगा, तो जहां हम लिख रहे थे रियलाइजेशन टू बैंक, हम लिख देंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने ले ली है, इन्वेस्टमेंट ली है X ने, तो हम बाय बैंक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय X कैपिटल अकाउंट। कितने की ली है, 1,90,000 की। बुक्स में कितने की थी, 2 लाख, उसने टुक ओवर करी है 1,90,000 की। ये जो 10,000 का डिफरेंस है, इसका आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा, ये अपने आप से इसका डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,90,000 से, तो यहाँ भी हम X के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,90,000, क्योंकि यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो X के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 1,90,000। उसके बाद है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो कितने की सेल हुई है, 9 लाख की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक,
एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो हमने कितने की सेल की है, तो जब भी सेल करेंगे लिखेंगे बाय बैंक, यानी फर्म के पास पैसा आ रहा है बाय बैंक, फर्म से पैसा जा रहा है टू बैंक। कितने हैं, 9 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर की कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, नील लिखा है, यानी फर्नीचर की कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है, तो यहाँ बाय बैंक से एंट्री नहीं करेंगे। देन डेटर्स, डेटर्स से मिले हैं 90,000, तो हम लिखेंगे बाय बैंक डेटर्स, डेटर्स से कितने मिले हैं यहाँ पे 90,000। देन क्रेडिटर्स को हमने पे ऑफ किया है, कितना, 5% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स से हमारे पास, क्रेडिटर्स को हमने कितना पे ऑफ करना था, 2 लाख पे करने थे, 5% डिस्काउंट पे किए हैं, यानी 1,90,000 गए हैं बैंक से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक। क्रेडिटर्स को पे किया है 1,90,000। ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस है 20,000 के। ये जो सामान हम बेचते हैं इसे पे ऑफ करते हैं, इसके लिए कुछ एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंस है 20,000 के। ये जो 20,000 है पैसे गए हैं, जब भी जाएंगे हम करेंगे टू बैंक, हम लिखेंगे टू बैंक। कितना पे किया है, 20,000। फर्म के पास जब भी आएगा आपको बाय बैंक करना है, फर्म से जब भी जाएंगे आपको टू बैंक करना है, क्योंकि फर्म के पास ये सब काम करने के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन लोन टू वाई के लिए साइलेंट है कि वाई ने फर्म को पैसे वापस किए हैं या नहीं किए हैं। अगर किसी लोन के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें उसकी एंट्री भी पास करनी होती है। हम मानेंगे कि वाई ने फर्म को रिटर्न कर दिए हैं कितने, 1 लाख, तो हम लिखेंगे बाय बैंक 1 लाख, अगर साइलेंट है। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट ना होता, अगर लोन के सपोज करो वाई ने 1 लाख लिए थे फर्म से लेकिन रिटर्न किए हैं 90, तो जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट तो होगा नहीं, फर्म तो है नहीं, वो बैलेंस कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अब जो भी आपके पास बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो अगर यहाँ पे सपोज करो वो 1 लाख की जाए 90 के पे करता, तो हम लिखते बाय बैंक 90 बाय रियलाइजेशन 10,000। और अगर वो 1 लाख के लोन पे 1,20,000 पे करता तो 20 का गेन था, वो भी हम क्या लिखते, टू रियलाइजेशन। यानी जब भी लोन अकाउंट का बैलेंस क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मानेंगे 1 लाख का 1 लाख ही उसने पे किया है, तो यहाँ इसको क्लोज करेंगे 1 लाख से। अच्छा बच्चे, स्टॉक का ट्रीटमेंट हम भूल गए थे। स्टॉक जो है 1,50,000 का है और स्टॉक से रियलाइज हुए हैं 1,40,000। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक स्टॉक 1,40,000। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे ये आएगा आपका 15,20,000। अब इसमें से जब हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे 15,20,000 में से, तो गेन आएगा 60,000 का। ये गेन किसे मिल जाएगा, एक्स वाई जेड को इक्वली हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 2x कैपिटल 2y कैपिटल 2z कैपिटल। ठीक है। तो 20,000 हम तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी इनका गेन आएगा, गेन है हमारा 60,000 का। अब ये जो गेन है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। वैसे भी अगर हम देखिए जो वैल्यू इधर है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो इधर है वो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर आप जनरल समझ के करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एक्स के हैं 20, वाई के भी हैं 20 और z के भी हैं 20,000। ठीक है। अब हमने कुछ भी और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब हम इसकी क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पार्टनर को देना है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, तो हमारा टोटल आएगा x का 5,70,000 और y का भी है 5,70,000 और z का है 3,70,000। 5,70,000 x से क्रेडिट है, 1,90,000 डेबिट है, तो 5,70,000 में से 1,90,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,80,000।
वाई के डेबिट में कुछ नहीं है, ये आएगा 5,70,000 और जेड के भी डेबिट में कुछ नहीं है, ये आ जाएगा 3,70,000। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट ही नहीं करेंगे क्योंकि फर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब ये जो है फर्म पेमेंट कर देगी एक्स वाई और जेड को, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट हो जाएगी, एक्स को मिलेंगे 3,80,000, वाई को मिलेंगे 5,70,000 और जेड को मिलेंगे 3,70,000। अब अगर क्वेश्चन हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए कहता है तो इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो अगर कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जितनी भी यहाँ की बैंक की एंट्री है, जहां भी पैसे जा रहे हैं वहां हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, जहां भी अमाउंट आ रहा है बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक हमारी क्या है, एसेट है। एसेट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी कैश आएगा बैंक में तो बैंक को डेबिट करना है, जब भी जाएगा तो आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये देखिए यहाँ से बाय बैंक लिखा है, यानी बैंक डेबिट हो रहा है। तो ये सारा अमाउंट जो है 9,90,000 एंड 1,40,000 ये हम डेबिट साइड लिखेंगे, और टू बैंक हो रहा है यानी बैंक से पैसे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने किया है 1,90,000 को और टू बैंक किया है 20 को, तो ये हम लिख देंगे बैंक के क्रेडिट अकाउंट में। सिमिलरली यहाँ भी लोन टू वाई अकाउंट में बाय बैंक हमने लिखा है 1 लाख का, तो जो 1 लाख है पैसे आ रहे हैं, ये भी हम क्या कहाँ लिखेंगे, बैंक के डेबिट अकाउंट में। तो अगर हम इन बैंक का, और सिमिलरली यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम पे कर रहे हैं टू बैंक करके, तो जहां भी आपको किसी भी अकाउंट में बैंक अकाउंट इफेक्टेड दिखेगा तो वो सब का इफेक्ट जो है आपको बैंक अकाउंट में शो करना है। अगर आ रहे हैं बैंक के डेबिट में लिखना है, पैसे जा रहे हैं तो बैंक के क्रेडिट में लिखना है। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में 3 लाख हम लिखेंगे, क्योंकि ये एसेट है। ओपनिंग एसेट जो है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस बीटी हम डेबिट साइड लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद जब जब कैश गया है, जैसे कि हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो 20,000 कैश गया, यहाँ पे लिखेंगे। क्रेडिटर्स को पे किए थे 1,90,000, तो यहाँ पे लिखेंगे। जब भी कैश जाएगा क्रेडिट में, जब भी कैश आएगा डेबिट में लिखेंगे। इसके अलावा एक्स वाई और जेड को पे किया था, तो बाय एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल 3,80,000, 5,70,000 एंड 3,70,000। कैश आया कहाँ से था, लोन टू वाई। यहाँ पे लोन ने, जो हमने वाई को लोन दिया था बाय बैंक, पैसे आए हैं 1 लाख, तो ये जो आए हैं यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इसके डेबिट में। सिमिलरली जब एसेट्स को रियलाइज किया था वहां से पेमेंट, जितनी भी एसेट्स हमने सोल्ड आउट की हैं उनसे हमें आई 11,30,000। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो जाता है, इट मीन्स जितना भी क्वेश्चन आपने किया है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन से आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। एक क्वेश्चन और करते हैं। Anil, Bhanu and Chandu were partners, sharing profit in the ratio 3:1:1. They decided to dissolve their firm. On that date, their balance sheet was assets में है cash, debtors, provision for doubtful debts, stock in trade, furniture, computer and sundry assets. Liability side है creditors, loan, loan by Anil. लोन बाय अनिल मीन्स अनिल ने फर्म को लोन दिया है, तो ये फर्म की लायबिलिटी है। कैपिटल्स अनिल, भानु और चंदू की गिवन है। इट वॉज एग्रीड दैट अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन द सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, यानी अनिल ने एक कंप्यूटर जो है वो ले लिया है अपने लोन की सेटलमेंट के लिए। अनिल टुक फर्नीचर for rupees 8,000 and debtors of 2 lakh at 1,72,000. अनिल ने फर्नीचर भी टुक ओवर किया है 8,000 में, और जो 2 लाख के डेटर्स थे उनको भी टुक ओवर किया है 1,72,000 में। एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम, उससे बोला है कि वो क्रेडिटर्स के हैं जो 60,000 के वो उन्हें पे कर देगा। भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000, भानु ने स्टॉक ले लिया है 70,000 का। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, और कुछ सन्ड्री एसेट्स भी एक्वायर की हैं 72,000 में। बीइंग लेस देन
book value 10% less than book value. Chandu took the remaining sundry assets at 90% of the book value. चंदू ने रिमेनिंग एसेट्स 90% की बुक वैल्यू पे एक्वायर की हैं, लेस रुपीज 1000 एट डिस्काउंट, और उसने 1000 का डिस्काउंट भी लिया है. एंड एज्यूम द लायबिलिटीज ऑफ अ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और उसने बोला है कि जो लोन है 15,000 का बैलेंस शीट में वो पे करेगा और इंटरेस्ट भी पे करेगा 300 का, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है. द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2700, और जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो 2700 है. द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू. और जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, क्योंकि कुछ डेटर्स एक्वायर हो गए हैं, डेटर्स एक्वायर किए थे अनिल ने, बाकी जो डेटर्स हैं वो हमने एजेंसी को दिए हैं और उनसे हमें एक्वायर हुए हैं 50% ऑफ द बुक वैल्यू. प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय अनिल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. अच्छा बच्चे, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस शीट को एम्प्टी करेंगे. बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम गिवन है वो सारी आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में, इन चारों में से किसी एक अकाउंट में फिट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास एसेट साइड में गिवन है कैश गिवन है 32,000 का. वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वो हम ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी. क्योंकि कैश एसेट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी. कितना गिवन है? 32,000. उसके बाद डेटर्स गिवन है और डेटर का प्रोविजन भी गिवन है. डेटर कितने के हैं? 2,62,000 के, और उसके ऊपर प्रोविजन है 12,000 का. तो डेटर हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? रियलाइजेशन के डेबिट में, और जो उसके ऊपर प्रोविजन है 12,000 का वो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स. सबसे पहले क्या है हमारे पास? डेटर्स है 2,62,000 के, वो यहाँ आ जाएंगे. और यहाँ पे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो है हमारे पास 12,000 का, वो हम लिखेंगे क्रेडिट से. नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक है 78,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक 78,000. और अगर हमें इसका जर्नल बनाना आता है, एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक. नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 10,000 का और कंप्यूटर 80,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 80,000. ठीक है. सिंपली हम क्या कर रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. सन्ड्री एसेट्स है 1,70,000 की, तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी हमने 1,70,000 की. तो एसेट साइड में जितनी भी आइटम थी वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई हैं. अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फर्नीचर टू कंप्यूटर टू सन्ड्री एसेट्स. अब है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है हमारे पास 60,000 के और एक लोन है 15,000 का. हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. सबसे पहले है क्रेडिटर्स है हमारे पास 60,000 के और एक लोन है 15,000 का. अब लोन के आगे पार्टनर का नेम मेंशन नहीं है, तो ये कैसा लोन है? ये एक्सटर्नल लोन है. नेक्स्ट है बैलेंस शीट में लोन बाय अनिल मीन्स कि अनिल ने फर्म को लोन दिया है, क्योंकि लायबिलिटी साइड मेंशन है. इट मीन्स अनिल ने फर्म को लोन दिया है. अगर अनिल ने फर्म को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए लायबिलिटी है. ये हम ट्रांसफर करेंगे अनिल के लोन अकाउंट में. क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी 1 लाख. नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट गिवन है अनिल के, भानु के और चंदू के. अनिल का है 2,75,000 का, तो यहाँ पे हम इनके ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी. कितना है? 2,75,000. तो अनिल का है 1 लाख है हमारे पास
भानु का और 70,000 है चंदू का। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स जो हैं हमने ट्रांसफर कर ली हैं। अब हम आते हैं इनकी एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू। अब कंप्यूटर जो है वो अनिल ने ले लिया है, कितने का है, 80,000 का है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अनिल के लोन अकाउंट में कितने हैं, 1 लाख। अनिल ने 1 लाख की बजाय 80,000 का कंप्यूटर ले लिया और सेटलमेंट कर ली है। इट मीन्स अब अनिल के लोन को हमने कैश पे नहीं किया है। अगर अनिल का लोन कैश पे होता तो हम लिखते हैं अनिल के लोन अकाउंट में टू बैंक, लेकिन अभी अनिल को कैश पे नहीं किया है। अनिल ने क्या ले लिया है लोन के लिए, कंप्यूटर, तो हम लिखेंगे टू कंप्यूटर, नहीं लिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर तो बच्चे राइट ऑफ हो चुका है। रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री की, रियलाइजेशन टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एसेट है, आपने उसे क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे अनिल लोन अकाउंट टू कंप्यूटर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। अगर हम एसेट को मार्केट में सेल करते तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे अनिल का लोन पे कर रहे हैं तो हम लिखेंगे अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना, 80,000 का। अनिल को देने थे 1 लाख, उसने 80,000 के कंप्यूटर के साथ सेटलमेंट कर ली, ये 20,000 का गेन हो गया। यहाँ पे अब बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, जो भी लोन अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि अब फर्म के पास और कोई अकाउंट नहीं है लॉस या गेन के लिए, क्योंकि P&L अकाउंट नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट है। तो अगर गेन है वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और लॉस है वो भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे अनिल का लोन अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे अनिल ने क्या ले लिया, अनिल ने लिया है फर्नीचर, 2 लाख के डेटर ले लिए हैं एट रुपीज 1,72,000 के, यानी डेटर कितने के थे, 2 लाख के, लेकिन अनिल ने, देखो टोटल डेटर क्वेश्चन में गिवन है 2,62,000 के, लेकिन अनिल ने इसमें से 2 लाख के जो डेटर हैं वो कितने में ले लिए हैं, 1,72,000 में। तो यानी यहां से तो लेस हो गए 2 लाख, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में कितने आए, 1,72,000। अगर हम डेटर बाहर, अगर डेटर पे करते तो क्या एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। अगर पार्टनर कोई एसेट एक्वायर करता है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे बाय, किसने एक्वायर किया है, अनिल ने, अनिल कैपिटल अकाउंट। अनिल ने क्या लिया है, अनिल ने लिया है सबसे पहले फर्नीचर, कितने का, 8,000 का, तो हम लिखेंगे फर्नीचर 8,000। सेकेंड अनिल ने क्या लिया है, डेटर्स, डेटर्स टोटल कितने के थे, डेटर्स से 2,62,000 के, इसमें से अनिल ने 2 लाख के डेटर लिए हैं और कितने में लिए हैं, 1,72,000 में। ठीक है, अगर बाहर फर्नीचर सेल करते हम करते बाय बैंक, लेकिन अगर पार्टनर ने लिए हैं बाय पार्टनर। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स। अब अनिल ने बोला 60,000 के क्रेडिटर्स मैं पे कर दूंगा, क्रेडिटर्स कितने के थे, 60,000 के, और अनिल ने क्या बोला, अनिल ने बोला द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 इज टू बी पेड बाय हिम, कि वो 60,000 के क्रेडिटर को पे कर देगा। अगर फर्म पे करती तो फर्म रियलाइजेशन में क्या लिखती, टू बैंक, लेकिन फर्म ने पे नहीं किए, किसने किए हैं, अनिल ने, तो हम क्या लिखेंगे, टू अनिल। अगर फर्म पे करती टू बैंक, पार्टनर पे करेगा टू अनिल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, कितने के, 60,000 के। चलिए नेक्स्ट है भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। भानु ने स्टॉक ले लिया है, देखिए स्टॉक कितने का था, 78,000 का था, लेकिन भानु ने कितने का ले लिया, 70,000 का ले लिया। अगर स्टॉक को हम बाहर सेल करते क्या एंट्री करते, बाय बैंक, अब क्योंकि पार्टनर ने ले लिया है बाय पार्टनर्स, तो हम लिखेंगे बाय भानुस कैपिटल अकाउंट, इसने कितने का लिया है, 70,000 का। नेक्स्ट है भानु टुक सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट एट 72,000 की ली है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी जो उसने 72,000 पे किए हैं
उसने जो बुक वैल्यू थी ना सन्ड्री एसेट्स की, इसमें से 1,70,000 की सन्ड्री एसेट्स थी, इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट्स ले ली। हमें नहीं पता कि कितनी बुक वैल्यू थी, हमें ये बताया गया है कि उसने 72,000 पे किए हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री कितने से करेंगे, 72,000 से, क्योंकि भानु ने एसेट के लिए कितने पे किए हैं, 72,000। तो यहाँ पे एसेट के लिए भानु ने पे किए हैं 72,000। ठीक है, नेक्स्ट है चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स ले लिए। देखो बच्चे, यहाँ पे सन्ड्री एसेट बुक में कितनी है, 1,70,000, लेकिन भानु ने कितने ली, 72,000 की। ये 72,000 बुक वैल्यू नहीं है, उसने बुक वैल्यू से 10% कम पे किए थे। तो इसमें से कितनी माइनस होंगी, 1,70,000 है, 1,70,000 तो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू नहीं है, ये रियलाइज्ड वैल्यू है कि उसने 72,000 पे किए। लेकिन बुक वैल्यू कितनी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पे 72,000 उसने 90% के लिए पे किए हैं, तो इट मीन 72,000 90% के लिए पे किए, 90/100 करते हैं। जब बुक वैल्यू निकालेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, हम कर देंगे 100/90, ये आ जाएगा आपका 80,000। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया है, हमें इसकी बुक वैल्यू निकालनी है 72,000 की। तो 72,000 की बुक वैल्यू 90% उसने पे किए हैं, 10% डिस्काउंट लिया था, 90% पे किए हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 90%। तो हम क्या करेंगे, 90% कैसे लिखते हैं, 90/100, लेकिन हमें बुक वैल्यू निकालनी है, हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हम कर देंगे 100/90। तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स कितने की थी, 1,70,000 की, जिसमें से 80 की किसने ले ली, भानु ने ले ली। अब रिमेनिंग कौन ले रहा है, रिमेनिंग ले रहा है चंदू। अब रिमेनिंग कितना हो गया, 1,70,000 में से 80 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एसेट्स कितनी है हमारे पास, 90,000 की। और वो कह रहा है 90,000 की जो रिमेनिंग एसेट्स है उसने 90% बुक वैल्यू पे ली, यानी उसने कितने की ली, 81,000 की। 90,000 का 90% 81,000 की, और उस पे भी उसने लेस दिए ₹1,000 एज डिस्काउंट। उसने बोला 81,000 की है, मेरे को 1,000 का डिस्काउंट दे दो, 1,000 का उसे डिस्काउंट दे दिया, तो उसने कितने पे किए, 80,000। यानी यहाँ पे जो चंदू है वो सन्ड्री एसेट्स की एंट्री कितने से होगी हमारी, 80,000 से। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय चंदूस कैपिटल अकाउंट, उसने क्या एक्वायर किया है, सन्ड्री एसेट्स 80,000। अगर मार्केट में सेल करते हैं हम लिखते हैं बाय बैंक, अगर पार्टनर ने ले लिए हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर ₹2,700। अब डिसोल्यूशन के कुछ एक्सपेंसेस थे वो फर्म ने पे किए, फर्म जब भी पे करेगी टू बैंक करेंगे, फर्म के पास जब भी अमाउंट आएगा कैश आएगा हम करेंगे बाय बैंक या बाय कैश। यहाँ पे हम टू बैंक लिखेंगे, कितने हैं हमारे पास, 2,700। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड। अब जो रिमेनिंग डेटर्स है, देखिए डेटर्स जो हैं हमारे पास टोटल कितने थे, 2,62,000 के, जिसमें से अनिल ने ले लिए थे 2 लाख के एट ₹1,72,000 के। तो बुक वैल्यू में से तो 2 लाख कम हो गए। अब यहाँ पे कितने डेटर्स है रिमेनिंग बुक में, 62,000 के। तो यहाँ पे लिखा है द रिमेनिंग डेटर्स, यानी 62,000 के डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी। हमने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बोला आप इसे कलेक्ट कर लो फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू, और यानी हमें डेटर्स के कितने अमाउंट मिले, 50% ऑफ द बुक वैल्यू। अब रिमेनिंग डेटर कितने थे, 2,62,000 में से अनिल ने एक्वायर किए थे 2 लाख बुक वैल्यू के, कितने में, 1,72,000 के, यानी बुक वैल्यू में से कितने रिड्यूस हो गए, 2 लाख के, रिमेनिंग है 62,000 के। तो हमें कितने मिले, 62,000 का हाफ, यानी हमें मिले डेटर से ओनली 31,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक डेटर्स 31,000। ये हमने कैसे कैलकुलेट किए, 2,62,000 के डेटर्स थे, जिसमें से अनिल ने, जिसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख,
2 लाख के डेटर्स उसने कितने में एक्वायर किए, 1,72,000 के, लेकिन बुक में से कितने रिड्यूस हो गए, 2 लाख के। अब रिमेनिंग डेटर कितने हो गए, 62,000 के। इसका हाफ हमें रिसीव हुआ है, तो 62,000 का हाफ दैट इज 31,000। तो 31,000 जो है कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब यहाँ पे अनिल के लोन अकाउंट में भी हमने लिखा है टू रियलाइजेशन, यानी हमने एंट्री की है अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000, टू रियलाइजेशन 20,000 का ये जो गेन हुआ है, ये भी कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। हम लिखेंगे बाय अनिल लोन अकाउंट 80,000 प्लस 20,000 1 लाख। यहाँ हमारी एक एडजस्टमेंट रह गई है, इसमें लिखा है चंदू एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी ये जो लोन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 15,000 के लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, चंदू ने, और 300 का इंटरेस्ट है चंदू ने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। यानी 15,000 प्लस 300, 15,300 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लोन पे विद इंटरेस्ट किसने ली है, चंदू ने। हम यहाँ लिखेंगे टू चंदूज कैपिटल अकाउंट 15,000 प्लस 300। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसकी डेबिट साइड का टोटल है 6,78,000 और क्रेडिट का टोटल है 6,20,000। तो डेबिट साइड जो है बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो ये लॉस है, ये लॉस हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यानी अनिल के कैपिटल, भानुस कैपिटल एंड चंदूस के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये जो लॉस है किस रेशियो में, 3:1:1 में करेंगे। 58,000 का लॉस है, तो अनिल के कैपिटल में आएंगे 34,800 और भानु के 11,600। सिमिलरली चंदू के भी आएंगे 11,600, ये हो जाएगा 6,78,000। अब यहाँ पे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करेंगे। रियलाइजेशन में अनिल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 60,000 से और चंदू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,300 से। तो अनिल के क्रेडिट में लिखेंगे, अगर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है अनिल के क्रेडिट में लिखेंगे, अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू अनिल कैपिटल अकाउंट, यानी अनिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ हम क्रेडिट लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे अनिल को क्रेडिट कर रहे हैं 60 थे और चंदू को कर रहे हैं 15,300 से। ठीक है, अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखे तो अनिल को डेबिट किया जा रहा है, अनिल ने एक्वायर किया था फर्नीचर और डेटर टोटल 1,80,000 से, तो अनिल को डेबिट कर रहे हैं, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है तो अनिल के डेबिट में लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अनिल को हमने कितने से डेबिट किया, 1,80,000 से, और भानु ने भी एसेट एक्वायर की थी तो 1,42,000 भानु को हमने डेबिट किया है, 1,42,000 को डेबिट करेंगे। चंदू को डेबिट किया है 80,000 से, तो यहाँ पे चंदू के डेबिट में आ जाएंगे 80,000। इसके अलावा ये जो लॉस है, जब लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, ये लॉस भी हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये लॉस है पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा। 34,800, 11,600, 11,600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है इट मींस पार्टनर्स को हमने पे करना है, यानी फर्म ने पे करना है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो पार्टनर घर से लेके आएगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप है इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब यहाँ पे अनिल की क्रेडिट साइड का टोटल है 3,35,000 और यहाँ डेबिट साइड कम है
तो इसमें से 3,35,000 में से 1,80,000 और 34,800 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 1,20,200। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये फर्म से लेके जाएगा, फर्म एंट्री करेगी टू कैश। यहाँ पे भानु की डेबिट साइड है 1,53,600 से और यहाँ क्रेडिट साइड है 1 लाख, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है। इट मींस इसको लेके आने हैं 53,600, तो यहाँ एंट्री करेंगे बाय कैश 53,600, 1,53,600 टोटल हो जाएगा। यहाँ पे चंदू के डेबिट में है 91,600 और इसके क्रेडिट में है 85,300, यानी यहाँ पे डेफिशिएंसी है 6,300 की। तो भानु भी जो है चंदू भी जो है वो कैश लेके आएगा कितना 6,300 का। ठीक है, अब जितने भी कैश बैलेंसेस है, अगर मैंने यहाँ एंट्री बैंक से की है तो आप इसे कैश से कर लो क्योंकि हमने कैश अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश गिवन होता है तो एंट्रीज हमें कैश से करनी चाहिए। यहाँ पे टू बैंक है तो यहाँ पे आप कैश कर लीजिए। ठीक है, जितनी भी एंट्री बैंक से हैं उनकी हम कैश से एंट्री करेंगे क्योंकि हमें कैश अकाउंट बनाना है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें कैश गिवन है। अगर बैलेंस शीट में बैंक गिवन होता है हम एंट्री बैंक से कर देते हैं और बैंक अकाउंट बना देते हैं। यहाँ हमें कैश अकाउंट बनाना है क्योंकि बैलेंस शीट में कैश बैलेंस गिवन है 32,000 का। अब जहां भी कैश जो है जा रहा है फर्म से पे कर रहा है, जैसे टू कैश, तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,700, तो बाय रियलाइजेशन हम लिखेंगे 2,700। ठीक है, यहाँ पे कैश की एंट्री देखिए, कैश की एंट्री है बाय बैंक, बैंक यानी पैसे आ रहे हैं 31,000 के, तो यहाँ हम डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 31,000। इसके अलावा यहाँ देखिए टू कैश यानी पैसे जा रहे हैं, फर्म जब पे कर रही है तो टू कैश करती है, जब आते हैं बाय कैश तो यहाँ पे कर रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं। जब भी कैश जाएगा तो हम लिखेंगे कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। जब भी कैश आएगा तो डेबिट साइड पे, यहाँ लिखेंगे बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना हमारे पास 1,20,200 और यहाँ पे कैश आ रहा है, कौन पे कर रहा है, भानु और चंदू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू भानुस कैपिटल अकाउंट, टू चंदूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 53,600 और 6,300। अब हम इसका टोटल करेंगे, अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करता है इट मींस आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 1,22,900 और इधर भी है 1,22,900। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट इस चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। नाउ सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। केस 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR है 75,000 और इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। तो जब कोई भी क्लेम नहीं होता तो रिजर्व को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इस चैप्टर में कोई न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, एक ही रेशियो होता है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ WCR को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग A एंड B इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में, और ये आएगा आपका 45,000 एंड 30,000। ये हमारे पास केस 1। अब केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 है WCR है 60,000। अब यहाँ पे 60,000 का रिजर्व है और 35,000 का क्लेम है। पहले हम एंट्री करते थे WCR डेबिट टू क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
टू पार्टनर्स, क्योंकि हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है 60,000 यहाँ है, 35,000 का क्लेम है, तो रिमेनिंग है 25,000, वो किसे मिल जाएगा, पार्टनर्स को। किस रेशियो में, 3:2 में। तो पहले हम एंट्री क्या करते थे, पहले हम एंट्री करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे चेंज क्या आएगा, क्योंकि अब क्लेम जो है लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम लिखेंगे WCR कितने से डेबिट होगा, 60,000 से। पहले हम लिखते थे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अब क्लेम लायबिलिटी है, लायबिलिटी जाती है रियलाइजेशन में, हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अब क्लेम नहीं लिखेंगे, कितना है क्लेम, 35,000 का। अब जो रिमेनिंग 25,000 है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ए और बी में। किस रेशियो में, तो 25,000 इंटू 3/5, याद रहेगा 15,000 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000। अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी लायबिलिटीज है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है किसी लायबिलिटी के बारे में कि पे की है या नहीं की है, वो पे कर देनी है। तो यहाँ जो क्लेम है 35,000 का, ये पे कर देना है, तो हम इसकी एंट्री भी पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 35,000 की लायबिलिटी अपने आप से ही पे कर देनी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में WCR है 60,000 का और क्लेम आ गया 75,000 का, यानी अब पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पूरा का पूरा क्लेम जो है यहाँ कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि अब क्लेम अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 60,000 को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन लायबिलिटी कितने की आई है, 75,000 की। जब पे करेंगे तो हम 75,000 ही पे करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी जो है अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो पे करनी ही करनी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो लायबिलिटी 75,000 की है, रिजर्व 60 का था तो 60 का ट्रांसफर कर दिया हमने, लेकिन लायबिलिटी 75,000 की है, तो पे कितना करेंगे हम, 75,000। केस 4 में जितना क्लेम है उतना ही WCR है, तो केस 4 में हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। WCR कितना है, 60,000 का पूरा क्लेम में चला गया, तो टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब क्लेम नहीं लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन जहां क्लेम लिखते थे वहां पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कोई भी लायबिलिटी के लिए बैलेंस शीट नहीं है, तो यहाँ पे जितना क्लेम है 60 का, ये क्लेम पे कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 का, ठीक है। केस 5 में हमारे पास WCR नहीं है, लेकिन 15,000 का क्लेम है। अगर हमारे पास 15,000 का क्लेम है और हमारे पास WCR नहीं है, ये क्लेम हम कहाँ से पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। इस केस पे एक ही एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। तो आई होप WCR का ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। हाँ जी बच्चे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने की नीड कब होती है, कई बार क्वेश्चन में हमें लायबिलिटी साइड की आइटम गिवन होती हैं और एसेट साइड में कैश गिवन होता है, बट एसेट साइड में जो एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू गिवन नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में उनकी रियलाइजेशन वैल्यू गिवन होती है। तो इस केस में हम बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। A and B, who were partners, sharing profit and losses in the proportion of 4/7 and 3/7 respectively, decided to dissolve the partnership firm as at 31st March 2023. On that date of dissolution, A's capital was 1,25,030 and B's capital was 2,070. अब ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। अब वो अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं
जिस दिन पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, ए और बी की कैपिटल गिवन है। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹23,150 और उस डेट पर क्रेडिटर्स भी गिवन है और कैश गिवन है 4,520 का। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड 1,24,910 और जो एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू गिवन है बट बुक वैल्यू गिवन नहीं है। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 1,860। बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हमें बनानी है, फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो यहाँ पे कौन सी बैलेंस शीट बनेगी? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट में पुट कर लेंगे। क्रेडिटर्स गिवन है 23,150 के, ए और बी का कैपिटल अकाउंट गिवन है, देन कैश गिवन है 4,520 का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और इसमें से हम कैश को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स। तो 1,50,250 में से जब हम 4,520 को माइनस करेंगे, ये आएगा 1,45,730। ये हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स। तो अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स गिवन नहीं होती उनकी बुक वैल्यू, तो हम बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट और सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आप सेम कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का वन शॉट। आई होप सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चे।